मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को ऐतिहासिक रिज मैदान से हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि रोगों के लिए सभी लक्षणों की घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल में तपेदिक, कुष्ठ और अन्य रोगियों की जानकारी हासिल करना इस अभियान का लक्ष्य है। इसमें 8000 टीम प्रदेश में घर घर जाकर जानकारी लेगी। उन्होंने कहा कि अनलॉक में दी गई छूट के बाद मामले बढ़े और अब फिर से कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। रात्रि कर्फ्यू पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रात में शादियों में घरों के अंदर समारोह किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सर्दियों में बंद कमरों में वेंटिलेशन न होने के कारण संक्रमण फैल रहा है, इसलिए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। वो प्रयोग ठीक प्रकार से होना चाहिए, जो मास्क की ठीक प्रकार से पहनने की जो विधि है कि मास्क जो है वो नाक के ऊपर तक होना चाहिए। फिर इस चुनौती से जो है हम भली भांति हम निपट पाएंगे। आज इस अभियान की शुरुआत के लिए और ये सूचना शिक्षा और संप्रेषण इसके उपरांत आग्रह रहेगा माननीय जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केमू शिमला डॉक्टर सुरेखा जी से माननीय मुख्यमंत्री ऑक्सीमीटर और प्रचार सामग्री इसमें आइसोलेशन में क्या ख्याल रखना है। एक्टिव केस फाइंडिंग का एक केस जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो अभियान था वो उस दौरान था जब कोविड-19 जो है हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किया था, और उस वक्त हमारा फोकस था कि हम हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको कहीं थोड़ा बहुत भी अगर सिम्टम है उनको जो है तुरंत जो है टेस्ट के लिए बोलें, आग्रह करें स्वास्थ्य संस्थान में जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड इस बात पर था। लेकिन जो अभी जो हमारा जो नया इसका नाम हमने हिम सुरक्षा अभियान रखा गया है, और इस अभियान में कोविड नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीज़ें, ट्यूबरक्लोसिस किस व्यक्ति को किस परिवार में है, बीपी किस परिवार के किसी सदस्य को है, उसका पूरा डिटेल्स, उसका पूरा पता, और उसके बाद शुगर का पेशेंट कौन है, और इस तरह से जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं उन बीमारियों का एक पूरा डाटाबेस जो है उसी तरह से हम बना करके हम तैयार करेंगे। लेकिन विशेष तौर से अभी हमने कहा है 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक इस अभियान को ज़्यादा फोकस हम करेंगे कोविड के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे मामले इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के हमारे सामने आए हैं और संक्रमित हुए हैं लोग, बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु भी हो रही है, और इसलिए इस अभियान का ज़्यादा महत्व है कि लोगों को जागरूक करना। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। चुनावी प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य में मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता को शामिल और जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है उन मतदाताओं का नाम काटने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने डेमोक्रेसी वैन को हरी झंडी दिखाकर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिला के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर नए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालर रासू ने बताया कि यह अभियान 16 से 15 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को होने वाले पंचायती राज चुनाव के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी वैन के माध्यम से नए मतदाता को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि 1 जनवरी को 18 साल पूरा करने वाला भी नए मतदाता अपनी मत बनाकर इस साल होने वाले पंचायती राज चुनावों में अपने मत का प्रयोग कर सके। उन्होंने बताया कि अभियान 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को अपने मत के प्रति जागरूक किया जाएगा।
मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल की हो रही है तो 16 नवंबर से 15 दिसंबर 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक 1 महीने के लिए ये हमारा पूरा प्रदेश में जो हर बूथ में जो हमारा जो इलेक्टोरल रोल अभी आजकल पब्लिश किया उसका जो चिपका जाएंगे लोग जाके उसमें कोई गलतियां है उसमें नाम कटवाना या नाम छोड़वाना या नाम में करेक्शन करना उसका एक स्पेशल मौका दी जाएगी। जो उस पब्लिसिटी के लिए हम यहाँ ये कैसे जो डेमोक्रेसी वैन कहते हैं ये जो जागरूकता करेंगे लोगों को जो किस किस के 18 साल हो रहे हैं जो 1/1/2021 में 18 साल पूर्ण हो रहा है वो अपने नाम इस सूची में शामिल करवा सकते ताकि वो वोट डाल सकते। इसके अलावा भी जो एक हम कैंपेन भी चला रहे पूरा प्रदेश में इस कार्यकाल में जो अपने अपने नागरिक है जो अपने अपने व्यक्ति हैं जो अपने वोट को महत्वपूर्ण के भी वो महसूस करे जो अपना नाम शामिल करे और जब मतदान के तिथि होते उस दिन जरूर आके जो वोट डाले। इस तरीका ये जो प्रचार है जो इसको हम स्वीप कैंपेन कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन के नाम पे स्वीप कैंपेन ये जो 1 महीने चालू रहेगा। ये सारे 12 के 12 जिला में ये इस तरीका वैन भी गांव-गांव जाएंगे सब डिवीजन लेवल पे जाएंगे। हम ये चाहते हैं जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश में जो एलिजिबल वोटर है जो 18 साल जो पूर्ण हो रहे उन सबका जो 100% शामिल होना चाहिए फोटोग्राफ के साथ साथ और जो इलेक्शन के डेट में जो पूर्ण मतदान को प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके अवेयरनेस कैंपेन मामले आते थे तो भी हम चिंतित होते थे लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी वो गंभीरता कम होती दिख रही है। यह स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पिछले कुछ अरसे से जब से अनलॉक फेज शुरू हुआ है आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है स्वाभाविक रूप से ये भी आवश्यक है हम सब के लिए कि हम काम पर निकलें क्योंकि आर्थिकी परिवार की हो चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो उसको संभालने की जिम्मेवारी भी हमारी है। लेकिन आजकल की परिस्थितियों में विशेष तौर से हम अनुभव कर रहे हैं कि गंभीरता बहुत कम होने की वजह से यह संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इन दिनों में बहुत सारे आयोजन चाहे वो शादियों के हैं चाहे वो धार्मिक हैं चाहे वो हमारे सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें लोग बेखौफ होकर के जा रहे हैं और जाने के पश्चात वहां सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के अतिरिक्त मास्क पहन करके भी नहीं जा रहे हैं और जिसके कारण हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे मामले ऐसे आयोजन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बढ़े हैं और यह भी मैं कहना चाहता हूं इन दिनों में जहां ये शादियों का दौर चल रहा है प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है इस वायरस के संक्रमण के और भी ज्यादा संभावना बढ़ रही है क्योंकि जब अब सर्दी का मौसम आता है स्वाभाविक रूप से हम खिड़कियां दरवाजे सभी बंद कर देते हैं। वेंटिलेशन जब नहीं होती है अगर कोई भी उस वायरस का कैरियर एक भी आदमी कमरे के अंदर हो हॉल के अंदर हो वो बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए हमको विवश होकर के कुछ सख्त निर्णय पिछले कल कैबिनेट में लेने पड़े हैं। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाना, स्कूल कॉलेज अभी 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और सरकारी दफ्तरों में अभी तक क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी आएंगे वो सिर्फ 50% यानी 50% प्रेजेंस के साथ आएंगे और इसके अतिरिक्त जो शादियां हैं उन शादियों में भी हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है अगर खुला मैदान है तो 200 से ज्यादा लोग उसमें नहीं होने चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर हॉल है तो हॉल में किसी भी सूरत में 100 से ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होंगे और उसी तरह से जो हमारे और कार्यक्रम होंगे
सोशल गैदरिंग के, उसमें भी यही नॉर्म्स को हम लागू कर रहे हैं। मास्क नहीं लगाने पर भी जुर्माना और बढ़ाया है, 1000 रुपए किया है। स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें इसलिए विवश होकर के करनी पड़ रही हैं क्योंकि जितनी गंभीरता हमें आज के इस संकट के क्षण में, जब ये वायरस लगातार फैल रहा है, बहुत सारे लोगों का जीवन संकट में है, बहुत सारे लोगों का जीवन समाप्त हो गया, ऐसी परिस्थिति में हमको ये निर्णय लेने पड़े हैं। आज हमने एक और कार्यक्रम की हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की है, हिम सुरक्षा अभियान के रूप में, और इसमें 8000 जो है हमने टीमें बनाई हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो हर घर में जाएंगी, हर गांव में जाएंगी और गांव में जाकर के कोविड-19 के मामलों को लेकर के गंभीरता से हमको काम करना है। और इसके अतिरिक्त चाहे किसी को ट्यूबरक्लोसिस है यानी कि क्षय रोग है, चाहे किसी को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, और उसके अतिरिक्त किसी को शुगर की बीमारी है, ऐसी परिस्थिति में भी वो टीमें जाकर के सर्वेक्षण करेंगी ताकि हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश के हर परिवार के, हर व्यक्ति का एक डेटाबेस हो जाएगा, जिसके आधार पर हम आने वाले समय में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। मेरा आप सबसे फिर से विनम्र निवेदन है कि जब तक इसके लिए कोई दवाई नहीं निकलती, वैक्सीन नहीं निकलती, तब तक हमको सावधानियों के साथ ही काम चलाना है और उसके लिए आवश्यक है हम मास्क पहन करके चलें, हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा ना बने, और जितने भी हमारे जो उम्रदराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो खास तौर से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। राकेश सिंघर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती मृत्यु दर का कारण चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं हैं। शिमला में क्षेत्रीय अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में प्रतिदिन 15 लाख लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि 5 लाख लीटर ही ऑक्सीजन की उपलब्धता है। ऐसे में मृत्यु दर का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राकेश सिंघर ने आरोप लगाया है कि शादियों की वजह से भी कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने के कारण कोरोना संक्रमण की महामारी को मृत्यु में बदल रही है। सरकार के केंद्र सरकार से मिलने स्वास्थ्य उपकरणों के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का टोटा है और जो स्टाफ काम कर रहा है उनको बहुत कम वेतन मिल रहा है। साथ ही उनके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम भी सरकार ने नहीं किए हैं। इसलिए सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अन्यथा मौतों का सिलसिला रुकने नहीं वाला। हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आज की कैबिनेट की मीटिंग में गंभीरता पर इस प्रश्न पर चिंतन करे कि जिस तरीके से कोविड-19 की मृत्यु दर हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है, इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इतनी डेथ रेट कहीं नहीं है। हमारा डेथ रेट जो चले गया है वो ऑल इंडिया एवरेज से 0.1 अधिक है। ऑल इंडिया की एवरेज 1.4 है, हम 1.5 पर चले गए हैं। और केरला की आज भी जो डेथ रेट है वो 0.3% ही है, जो वन ऑफ द लोएस्ट है हमारे देश के अंदर। अब ये एक बहुत गंभीर मसला है। अब इसका कारण क्या है? जो असली कारण है सरकार उसको छुपाना चाहती है। भीड़ भड़ाके इकट्ठे हो रहे हैं, शादियों से ये फैल रहा है। यस, करेक्ट है वो, लेकिन मुख्य कारण मृत्यु का शादी नहीं है, वो तो इन्फेक्शन का है, वो इन्फेक्ट होंगे। मुख्य कारण है कि आपके पास ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी आप एम्स की बात करते हैं, कभी आप पीजीआई की बात करते हैं, कभी आप कोई नई कंट्रोवर्सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खड़ी कर देते हैं, और फिर इस तरीके का भ्रम हिमाचल प्रदेश की जनता में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली की सरकार ना जाने कितनी मेहरबान हो गई है हिमाचल की सरकार पर। ये तो सिस्टम कोलैप्स हो गया है। कहाँ है सिस्टम? खत्म हो गया पूरा का पूरा सिस्टम। और बहुत से डॉक्टर्स मेरी जानकारी में हैं जो
आपके डीडीयू में हैं, इतने परेशान हो गए हैं, इतने पीड़ित हो गए हैं, नौजवानों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए आज दुखी होकर कई इस्तीफा देना चाह रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41वां प्रांत अधिवेशन 22 नवंबर को छोटी काशी मंडी के मां भीमाकाली मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में साल 2020-21 की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील ठाकुर प्रांत अध्यक्ष तथा विशाल वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि इस अधिवेशन में सरकार द्वारा जारी सभी मानकों तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अधिवेशन संपन्न किया गया। इस अधिवेशन में कुल 98 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अधिवेशन का वर्चुअल माध्यम से अभाविप हिमाचल के आधिकारिक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया गया। साथ ही साथ इस अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य व हिमाचल प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, ये 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की साल 2020-21 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ठाकुर द्वारा की गई। एबीवीपी प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषणा के 11 साल बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। वहीं तकनीकी विवि हमीरपुर में चल रहे 8 पाठ्यक्रमों में से एक भी स्थायी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व बागवानी विवि नौणी की भारी भरकम फीस से शिक्षा गरीब छात्र की पहुंच से बाहर हो रही है, जिसे विद्यार्थी परिषद किसी सूरत में सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, कृषि व बागवानी विवि सहित छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41वां प्रांत अधिवेशन 22 नवंबर को छोटी काशी अभी हाल ही में 22 नवंबर को विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन छोटी काशी मंडी के मां भीमाकाली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020-21 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई तथा साथ ही इस अधिवेशन के अंदर 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसहमति के साथ पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य तथा प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, इन 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के ऊपर चर्चा की गई। उस चर्चा के बाद इन दोनों प्रस्तावों को पारित किया गया और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश थे, इस अधिवेशन की संख्या 100 से कम ही रखी गई। टोटल 98 कार्यकर्ता हमारे इस अधिवेशन में उपस्थित रहे और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन भी किया गया। इसी के साथ प्रदेश के जो वर्तमान शैक्षणिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों की अगर बात की जाए, चाहे वो प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 11 वर्षों से अभी तक स्थायी परिसर उसको मुहैया नहीं हो पाया है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ तकनीकी विश्वविद्यालय जहां 8 विभाग चल रहे हैं लेकिन वहां एक भी स्थायी अध्यापक की नियुक्ति नहीं है, नौणी विश्वविद्यालय, छात्र संघ चुनाव, इन विशेष मुद्दों को, इन प्रमुख मुद्दों को विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में एक निर्णायक लड़ाई के रूप में एक जन आंदोलन प्रदेश के अंदर खड़ा करेगी और इन आंदोलनों को, इन मुद्दों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सोमवार को परिवार सहित माता की पूजा अर्चना की, प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली, कन्या और ब्राह्मण पूजन किया और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। बिहार में जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी धर्मपत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सहित माता के चरणों में नतमस्तक हुए। सोमवार को उनका हिमाचल प्रदेश दौरे का अंतिम दिन था। जेपी नड्डा को जब जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है या उन्होंने कोई जीत दर्ज की है तो वे हमेशा माता श्री नैना देवी के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। श्री नैना देवी पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों ने जेपी नड्डा का जमकर स्वागत किया। मंदिर न्यास की ओर से जिलाधीश बिलासपुर रोहित जम्वाल और मंदिर अधिकारी हुसन चंद ने उन्हें माता की फोटो चुनरी भेंट की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की है कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें, जिससे वे पूरी ताकत के साथ देश और समाज की सेवा कर सके और भाजपा पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तमाम ऊंचाइयों पर ले जा सके और उन्हें हमेशा माताजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी के दौरान सभी स्वस्थ रहें, ये भी कामना उन्होंने माता रानी से की है। जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी उनके माता से कोई मनौती मांगी है, माता ने उसे पूरा किया है और अब पार्टी की मजबूती के लिए दृढ़ता से कार्य करेंगे। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। बिलासपुर जनपदे नयनाम ऐश्वर्धनी पीठे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये सप्तसप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे प्रमादिनां संवत्सरे याम्यायने याम्यगोले हेमंत ऋतु महामांगल्य प्रदे मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे पक्षे शुक्ल पक्षे शुभ पर्वणि तिथौ नवमी तिथौ शतभिषानां नक्षत्रे बालवकर्णे वज्रयोगे अद्य वृश्चिक राशौ स्थिते श्री सूर्ये कुंभ राशौ स्थिते श्री चंद्रे भौमवासरान्वितायां शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः कण्व गोत्रोत्पन्नोऽहं जगत प्रकाश नड्डा सपत्नीकोऽहं सपुत्रोऽहं सपुत्रवधूहं सकुटुम्बोऽहं सपरिवारोऽहं ममात्मनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मां नैना देवी जी से आशीर्वाद करते हैं कि वो जिस तरह से उनके नेतृत्व में बिहार में पार्टी ने चुनाव जीता है, आने वाले विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में हो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीते। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने और 2024 में इस देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीते। इसी कामना के साथ हम आदरणीय नड्डा जी का यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे अपने परिवार सहित मां नैना देवी जी के आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण काफ़ी दिनों से माता का दर्शन करना चाहता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण वो कार्यक्रम टलता रहा। घर में ज्येष्ठ पुत्र के पानी ग्रहण समारोह, विवाह उत्सव के बाद यहाँ माता जी का आशीर्वाद लेना ये स्वाभाविक था और आवश्यक था। परंतु जैसा मैंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लग गया, तत्पश्चात स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आना थोड़ा कठिन गया था। आज मां नैना देवी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला है और मैं ये कह सकता हूँ कि माता जी के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति का लिए और सभी निरोग रहे इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं पूरी ताकत के साथ समाज की सेवा कर सकूं और पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी हिम्मत के साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर के पार्टी की विचारधारा को यशस्वी बनाएं और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। इसके लिए भी मैंने मां का आशीर्वाद लिया है। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि माता जी हमेशा हम लोगों को अच्छे काम के लिए आशीर्वाद देती है, तो वह आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और के साथ मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब पूरी ताकत लगाएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में भी प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में आयोजित इस बैठक में जहां बढ़ते कोरोना मामलों पर सभी विधायकों ने मंथन किया, वहीं 27 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में भी बातचीत की गई। बैठक में धर्मशाला में 7 से 11 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी भाजपा विधायक दल की बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर विधायकों से चर्चा कर विधायकों की राय ली जाएगी। 27 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम पर भी विधायकों से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आने वाले पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद और बीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए विधायकों से बात की जाएगी कि ठीक ढंग से कार्य करें और चुनाव में अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विधायक दल की बैठक विधानसभा का सत्र हमारा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होने वाला है
और उससे संबंधित कुछ जो विषय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे और विषय जो महत्वपूर्ण है, जो कोरोना के कारण परिस्थिति है, उस पर भी हम विधायकों की राय लेंगे कि क्या करना चाहिए। हालांकि आज हमने कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए हैं और वो जानकारी आप सब तक पहुंच गई है, और इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। तीसरा विषय कि 27 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष का वक्त पूरा हो रहा है, तो उस पर भी हम कार्यक्रम के लिए राय ले रहे हैं विधायकों से, किस प्रकार से करना चाहिए। आगे फिर पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो उसके लिए भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयारी करें। उस तरह से सारे अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि इस बार फिर से आएँ, काम करें, विकास करें, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करें। सर, संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होगी? संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। संगठन के अध्यक्ष जी हमारे साथ में आए हुए हैं, संगठन महामंत्री जी भी अपनी बात वहाँ पर रखेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से विधायक दल के विषय इस प्रकार से जो मैंने आपको जानकारी दी। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोविड को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और शिमला में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान रात्रि बस सेवा भी बंद रहेगी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अब सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ ही आएगा। ये निर्णय 15 दिसंबर तक लागू होगा। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अब बसें 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि अब शादी, रैलियां आदि फंक्शन जो खुले में होंगे उनमें 200 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि इंडोर में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो कोविड नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अभी संशय बरकरार है। संसदीय दल की बैठक के बाद सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट के निर्णय 24 नवंबर से लागू होंगे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी कॉलेजेस और स्कूल्स जो 26 नवंबर से खुलने थे वो 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। टीचर्स ऑनलाइन शिक्षा 26 तारीख से ही देना प्रारंभ करेंगे। इंस्टीट्यूशन में बच्चे नहीं आएंगे। स्कूल, कॉलेजेस भी, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस के जो ऑफिस है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, वो खुलेगा, लेकिन टीचर्स घर से ही काम करेंगे। ऑनलाइन स्टडीज विंटर में भी जारी रहेंगी और विंटर क्लोजिंग स्कूल्स 1 जनवरी से 12 फरवरी एज यूजुअल बंद रहेंगे। मतलब उसके बाद की भी 31 दिसंबर के बाद के विंटर क्लोजिंग के लिए, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज जो है उनकी विंटर में भी, जब ये बच्चे इसमें होंगे तभी ये जारी रहेगी। 1ली से 4थी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं और 6ठी और 7वीं के विद्यार्थी हैं, RTE एक्ट 2009 में जो प्रोविजन है प्रमोशन का, उसके हिसाब से जो है वो प्रमोट होंगे। 5वीं, 8वीं, 9वीं से 11वीं के विंटर वेकेशन के और समर वेकेशन के जो स्कूल हैं वो 2021 के मार्च में ही होंगे। बोर्ड एग्जाम जो 10वीं और 12वीं के होते हैं वो एज यूजुअल मार्च 2021 में होंगे। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि सभी प्रकार की सोशल गैदरिंग्स जो ओपन एरियाज में होंगी, खुले स्थान पर होती हैं, उसमें 200 से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रह सकते हैं। इट इंक्लूड्स मैरिजेस ऑल्सो। लॉन में, खेत में, ग्राउंड में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो 200 से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रह सकते हैं, उससे ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। और कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क ना पहनने वालों के ऊपर 1000 रुपया फाइन लगाया जाएगा।
1000 रुपीज। हिमाचल में सभी बसें 50% कैपेसिटी पर ही 15 दिसंबर तक चलेंगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि मंडी, सोलन और पालमपुर जो नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं, उनके चुनाव धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ड्यू चुनाव हैं मार्च 21 में उसके साथ होंगी। अब इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, इस पर सबसे विचार करेंगे कि भी सेशन के बारे में जो है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में सर्वदलीय सब लोगों से विचार विमर्श करेंगे, फिर सरकार को। भावनगर का प्रतिनिधि मंडल अपने नवनियुक्त चेयरमैन कुलदीप सिंह मेहता व प्रधान पदमपुर नेगी की अध्यक्षता में सोमवार को एसडीएम निचार से मिला, जिसमें कार्यकारिणी के अधिकतर पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। चेयरमैन कुलदीप सिंह मेहता ने एसडीएम निचार को आम सभा की कार्यवाही से अवगत करवाया तथा व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी की सूचना प्रदान की। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल अपने पूरे सदस्यों के विश्वास पर खरा उतरा है और व्यापार मंडल की कार्यकारिणी पूर्व की तरह सदा समाज सेवा की भावना से कार्य करते रहेंगे। प्रधान पदमपुर नेगी ने कहा कि हम सदा व्यापारियों व ग्राहकों की समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। गौरतलब है कि 22 नवंबर को व्यापार मंडल की आम सभा में उपस्थित सदस्यों ने अपने गुप्त मतदान द्वारा व्यापार मंडल के पुनः चुनाव करवाने या न करवाने के लिए वोट का प्रयोग किया, जिसमें कुल 70 व्यापारियों ने मतदान का प्रयोग किया, जिसमें 57 मत चुनाव न करवाने तथा 13 मत चुनाव करवाने के लिए पड़े। मत गिनती के बाद सभी में प्रधान पदमपुर नेगी को मुबारकबाद दी व व्यापार मंडल कार्यकारिणी के विस्तार की सर्वसम्मति से निर्विरोध सहमति प्रदान की, जिसके बाद व्यापार मंडल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रधान पदमपुर नेगी ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। एप्पल न्यूज के लिए भावनगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मंडल भावनगर का प्रतिनिधि मंडल अपने नवनियुक्त चेयरमैन कुलदीप सिंह। आज व्यापार मंडल भावनगर की पूरी कमेटी एसडीएम भावनगर से मिले और हमने पिछले कल हमारे व्यापार मंडल में जनरल हाउस का आयोजन हुआ था, जिस जनरल हाउस में आप लोग माना सभी को पता था कि कुछ हमारे जो हम पदाधिकारी थे 2-3 लोगों ने रिजाइन किया हुआ था। उसको लेकर जो है एक बवाल बना हुआ था कि नई कार्यकारिणी को भंग किया जाए और माना इस तरह की कई परिस्थितियां सामने आ रही थी। तो उसको लेकर एक जो माना आपसी मतभेद या कुछ भी कह लें, तो उसको लेकर जनरल हाउस बुलाया गया था। उसमें स्थानीय प्रशासन को हमने इन्वॉल्व किया था और पुलिस प्रशासन भी साथ था। उसके बाद जो है बाकायदा निष्पक्ष वोटिंग कराई गई। जो लोग वहाँ पे आए थे 70 लोगों ने वोटिंग की। जो वोट डाले गए थे वो इसलिए डाले गए थे कि क्या हमें जो है चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, क्योंकि जब कोई पद खाली होता है, हमारा बाय लॉस कहता है व्यापार मंडल का कि अगर कोई पद खाली होता है तो कार्यकारिणी के आपसी में माना आपसी सहमति से उसकी जगह जो है किसी नए सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। पर 2-4 लोगों के इकट्ठे रेजिग्नेशन आए थे, इसीलिए हमने जो है जनरल हाउस से अप्रूवल ली है। और जब वोटिंग पड़ी तो 70 में से 57 मत जो है इस फेवर में पड़े कि हम पुरानी कार्यकारिणी से सहमत है और इलेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि 13 लोगों के ऐसे वोट पड़े थे जिन्होंने री इलेक्शन की मांग की थी। तो सर्वसम्मति सी बात पे बनी है कि प्रधान पदमपुर जी की अध्यक्षता में जो है व्यापार मंडल काम करेगा और सारी कार्यकारिणी ने जो है और सारे उपस्थित लोगों ने जो है प्रधान जी को अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने का अवसर दिया नए सिरे से। और आज जो है हम एसडीएम साहब के ऑफिस में आए थे और हमने जो है जो नई कार्यकारिणी की लिस्ट है वो एसडीएम साहब के हवाले की है और हम आने वाले टाइम में जो है बहुत अच्छा कार्य करने का जो है वचन लेते हैं और हम आने वाले टाइम में जो है और भी अच्छा काम करेंगे और मिलके चलेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला शहर के सब्जी मंडी, लोअर बाजार और राम बाजार में 467 दुकानें प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में बनाई जानी हैं। पहले चरण में 65 दुकानों का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सब्जी मंडी में बनी 3 दुकानों को आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उनके लाइसेंस धारकों को सुपुर्द किया। 467 दुकानों में से 181 दुकानों के टेंडर हो चुके हैं, जिनका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। सरकार अगले 2 साल में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दुकानें प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में बनाई गई हैं, क्योंकि शिमला शहर में मौसम के कारण और निर्माण कार्य का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत उठानी पड़ती है।
लेकिन फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में ऐसी समस्या नहीं आती है। इसलिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में ही सभी दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के लगभग सभी प्रोजेक्ट के टेंडर हो गए हैं और अगले 2 साल में सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। शिमला जिला और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना अब संभव नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाती है, जिसके कारण लोग महामारी से तो बच जाएंगे लेकिन काम न मिलने से भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन हटने के बाद लोग थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं। शादियों में भी नियमों की पालना नहीं हो रही है, जिस वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। कल कैबिनेट मीटिंग है। स्थिति से निपटने के लिए कुछ निर्णय सरकार लेगी और शिमला जिला में भी 24 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रोकथाम की रणनीति बनाई जाएगी। लगभग मैं समझता हूँ कि कोविड के दिनों में ही मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के टेंडर हो गए हैं स्मार्ट सिटी के शिमला में, और उसमें आप देख रहे हैं जो आज 3 दुकानें, जो वास्तव में 4 दुकानें थी, 4 की 3 दुकानें उनकी स्वीकृति से उन्होंने 3 ही बनाने को कहा था। इस कारण जो है वो आज हैंडओवर कर दी है बनाने के बाद, जो उसके लाइसेंसी हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इसमें टोटल 467 दुकानें बनेगी इसी स्ट्रक्चर में जो आपने देखा है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में, और जो पुरानी दुकानें हैं उनको हटाया जाएगा, उनके स्थान पर नई दुकानें बनेंगी। फर्स्ट फेज में जो है यहाँ पर ये 65 दुकानें हैं जो सब्जी मंडी एरिया में जो है वो आवंटित की जाएंगी इसके लाइसेंसेस को, और उसके अलावा लौजबार और राम बाजार में भी ये प्रोजेक्ट हैं। इसमें से लगभग 181 जो शॉप्स हैं उसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, बाकी टेंडर जो है इसके बाद प्रारंभ किए जाएंगे, लेकिन काम भी इसमें शुरू हो गया है और हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट फेज का काम जो है वो 31 दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसमें जितने भी दुकानें बन पाएंगे वो बनाएंगे, क्योंकि शिमला में सीज़न जो है वो वर्किंग बहुत कम होता है। कई बार जो है वो बर्फ़ गिर जाती है, बरसात होती है, या और कई कारणों से जो है वो काम नहीं हो पाता है। हमारी कोशिश है कि 2 साल का जो अभी इसमें समय है उसमें शायद और भी समय मिले, लेकिन 2 साल में हम मैक्सिमम जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 100% लॉकडाउन रहे, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बाकी चीज़ बंद रहें, ये संभव नहीं है। महामारी से तो बच जाएंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है हिंदुस्तान में खुली हैं। आज तो अमेरिका और इटली में जो है वहाँ पर परेशानी है, यूरोप और अमेरिका में परेशानी है, वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन शिमला में कुछ केसेस बड़े हैं। इसमें कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि शादियों के जो सीज़न है उसमें कम्युनिटी जो ईटिंग होती है उसमें डिस्टेंसिंग का, बाकी मास्क का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मतलब खुल गया तो लोग को लगता है कि अब खुल गया है तो अब खुल गया है, तो इस कारण से जो है वो केसेस बड़े हैं। कल हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें इस बात पर जो है वो चर्चा करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। उसमें अप्रेजल भी होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अपनी प्रेजेंटेशन भी देगा, और शिमला ज़िला के लिए जो है हमने 24 तारीख को शिमला ज़िला के अधिकारियों की, BMO, CMO, SDMs वगैरह की मीटिंग भी जो है वो बचत भवन ने रखी है। उसमें भी हम शिमला में इस महामारी के संबंध में जो बढ़ रही है या इसमें कैसे केसेस कहाँ आ रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स की, बेड्स की है, उन पर जो है विचार करेंगे। ये एक बैठक जो है वो परसों भी रखी। VIA Collections, best in town. The Narsingh Dev and brothers bring their new venture, VIA Collections, for the people of Rampur Bushshahar. The showroom is home of the latest designer suits, lehenga, purses, bags, dress materials, traditional items and much more. If you are looking for a place that can provide you with all the items of your requirement in one place, VIA Collections. Visit today and enjoy all the services that the place has to offer. VIA Collections, Hotel Amar Jyoti Building, Main Bazaar, Rampur Bushshahar.